YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो विषय है ओवेरियन सिस्ट। और ये जो ओवेरियन सिस्ट हैं आज के समय में ये ओवेरियन सिस्ट बहुत देखने को मिल रहा है। और इस ओवेरियन सिस्ट साधारणतः हार्मोन्स डिसऑर्डर के वजह से माताओं में ये ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ये सिस्ट कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाते हैं और जो अधिकतर ऑपरेशन कराना पड़ता है। कभी कभी ये सिस्ट जो है कार्सिनोमा नेचर के भी होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा हमारे सभी के लिए वो घातक होते हैं। लेकिन इस सारे चीज़ का जो मूल कारण है वो हार्मोनल डिसऑर्डर से ये बीमारी उत्पन्न होते हैं। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर इस टाइप का अगर हमारे पेट में किसी लेडीज़ में अगर वो लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो रही है तो ये भी एक पॉइंट है कि उन्हें अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए। हालांकि ये तो कई केसेस में ये जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ साथ अगर कोई सिस्ट बनता है उसके वजह से भी ये होता है। लेकिन मूल कारण तो वही है, हार्मोनल डिसबैलेंस से ही सिस्ट का जन्म भी होता है और ये सिस्ट के उत्पन्न होने से फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंस आ जाती है। तो ये सारे चीज़ के लिए हमें किस तरह से इनसे बचे, क्या क्या मेडिसिन हमें लेना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या ये सिस्ट मेडिसिन से ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है तो कितने mm तक या कितने सेंटीमीटर तक ठीक हो सकती हैं, उसके आगे जाकर ये ठीक नहीं होती हैं। ये सारी घटनाओं के बारे में हमें अवगत होना है और इसके लिए कुछ छोटा सा जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो मैं अपने जनरल प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं अपने क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे पेशेंट को जो पाता हूँ और जिसको ट्रीटमेंट के बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसमें जितने भी टर्म एंड कंडीशन हैं उस कंडीशन को जो फॉलो करते हैं उसे बहुत आसानी से ये ठीक हो जाता है। तो अब हम आते हैं ये जो जब अगर उत्पन्न होने का कारण एक हमने जाना हार्मोनल डिसबैलेंस होती हैं और एक होते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल है ये पिल भी ये ओवेरियन सिस्ट उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। और इसके साथ साथ आजकल का जो आहार विहार है ये भी इसके उत्पन्न करने का एक फैक्टर है। साथ ही साथ जो मेडिसिन का प्रयोग करते हैं वो भी इसे उत्पन्न करने का एक कारण होते हैं। ऐसे कुछ कारण हैं जो हमारी इस बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसी के प्रतिकार के बारे में हम जानकारी लेंगे और प्रतिकार के लिए सबसे पहले मैं हर्बल व्यवस्था बताऊंगा और योगा की व्यवस्थाएं बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे आहार में, विहार में और नित्य कर्म में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आहार में जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लौकी का जूस पीते हैं तो हमारे जो एक्सिस जो मोटापा है, ओबेसिटी है, वो कम हो जाती है। और उसके साथ साथ जो लौकी का जूस भी हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर लौकी जूस भी बहुत ही लाभकारी हैं। साथ ही साथ जो भी सलाद वगैरह हैं इसका हम ले सकते हैं। उपवास कर सकते हैं, लेकिन उपवास करने के बाद बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो उपवास का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसी के साथ बहुत सारे हम काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में मार्केट में आती हैं जो शास्त्रीय विधि से बनाया गया पुनर्नवा आसव, ये पुनर्नवा आसव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कसनर टैबलेट का हम प्रयोग कर सकते हैं। योगराज गुग्गुल का हम प्रयोग कर सकते हैं। योगराज गुग्गुल को भी हम ले सकते हैं। और इसी प्रकार से जैसे यूट्राइन जो टॉनिक हैं जो हार्मोन्स को हमें हार्मोन्स को मेंटेन करती हैं, जिसमें अशोका होता है, लोधरा होते हैं, ये सारे कंटेनिंग जो सिरप प्रिपेयर्ड किया हुआ है मार्केट में, एम्टोटोन के नाम से भी आते हैं। एरोगिट जो एक
ये कहते हैं वैदिक आलना करके एक कंपनी है, जिसमें एरोगिटा के नाम से भी आते हैं, सिस्टोबेल नाम से इसका कैप्सूल भी आती हैं, इसका सिरप भी आते हैं। तो इसमें किसी में से कोई सा भी जो पीओसी, जो पॉली ओवेरियन सिस्ट से रिलेटेड इसे को दूर करने वाला इंग्रेडिएंट, जैसे हमने बताया काचनार है, और इसमें लोधरा है और अशोका है, ये सारी चीज़ मिला हुआ जो प्रिपरेशन मार्केट में आ रही हैं, पुनर्नवा मंडूर है, ये प्रिपरेशन जिसमें मिला हुआ आ रही हैं, वो इस गांठ को कम करने का, इस तरीके के सिस्ट को कम करने का वो काम करते हैं। लेकिन उनका उचित मात्रा भी हमें लेना होगा। यदि हम आसब ले रहे हैं तो कम से कम 15 ml 2 से 3 बार हमें लेना है, बराबर पानी के साथ मिला के ले सकते हैं। यदि सिरप फॉर्म में है तो 10 ml TDS करके हम ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसी को लेते रहेंगे। अगर पूछा जाए कि कितने दिन हमें इस सिस्ट के लिए दवाई को लेना चाहिए, तो कम से कम 3 महीना 90 दिन का कम से कम मिनिमम कोर्स है, 3 महीना तक हमें इस कोर्स को करना चाहिए। साथ ही साथ हम और भी कुछ कर सकते हैं, योगा करें, योगा में खास करके कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, और जो हम आसन अगर हम करें, पवन मुक्ता आसन कर सकते हैं, और ऐसे अनेकों आसन के साथ मूलतः ये जितने हम बता रहे हैं, इतने अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ हमें सिरप में, आसन में और आहार में कोई भी गरिष्ठ चीज़ का प्रयोग ना करें। बाहरी रूप से हम नेचुरोपैथी के तौर पर हम पानी को गर्म करके प्रत्येक दिन शाम को या सुबह खाली पेट हम पेट को सिकाई कर सकते हैं। तो सिकाई करने से भी हम सिस्ट की जो साइज है उसमें कमी आना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने देखा आयुर्वेद में आसब के बारे में, सिरप के बारे में, कैप्सूल, टैबलेट, चूरन, इसी के फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। और इसी की मात्रा के हिसाब से टाइम पीरियड को पूरा करते हुए जब हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ये फाइब्रॉइड या फाइब्रोसिस्ट वो खत्म हो जाती हैं और रोग निरामय होता है और हम इस बीमारी से मुक्त पा लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक बात मैं बताता चलूं कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, 15 दिन दवाई लेने के बाद आराम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उन्हें जो है ऑपरेशन के बारे में अगर हम जाए एलोपैथी डॉक्टर के पास तो वो ऑपरेशन के लिए ही बताते हैं। जहाँ पर जो 1 इंच से 2 इंच या 5 सेंटीमीटर से ऊपर जहाँ ही हो जाते हैं वहाँ पर एलोपैथी में जो है ऑपरेशन के अलावा रास्ता नहीं रहता है। लेकिन मैं कहता हूं उन लोगों के लिए जो लोग आयुर्वेद के नियम को पालन कर सकते हैं, आहार में, बिहार में, और ये मेडिसिन का नियमित मात्रा में नियमित रूप से ले सकते हैं, निश्चित रूप से मैं कहता हूं उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें इसी प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत अगर रहेंगे तो वो बीमारी से निश्चित ही उन्हें मुक्ति मिलेगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों की सुस्वास्थ्य का मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को आप लोगों को नमस्कार के साथ विराम देता हूं।